Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain second part of chapter 6, Poets and Pancakes, class 12th, CBSE बोर्ड फ्लेमिंगो। यानी आज हम CBSE बोर्ड के क्लास 12th के जो फ्लेमिंगो नाम की बुक है उसके चैप्टर 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने उसका पार्ट फर्स्ट देख लिया है, तो आज हम उसका पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। और इसके पार्ट सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोएट्स एंड पैनकेक्स में हम जब जिक्र कर रहे थे तो सुब्बू के बारे में हम बहुत सारी बातें बता रहे थे। और सुब्बू के बारे में हम ये बता रहे थे कि सुब्बू ने किस तरह से एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो थी, जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी और एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी वो थी, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी। एक बार वो किस तरह से सेट पर आकर के गुस्सा हो रही थी और उस गुस्से में जब वो आ रही थी, बाकी सब लोग तो क्या थे, स्टक डम हो गए थे, यानी शॉक्ड हो गए थे। वो तो एक तरह से कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वहाँ पर, जो वहाँ पर लायर था, उस लायर ने क्या किया था, उसने जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था उसको ऑन कर दिया था। तो वो जिस तरह भी जो जितना भी वहाँ भड़क रही थी वो सारी चीज़ें उसकी साउंड रिकॉर्डिंग हो गई थी। और जैसे ही उसने सांस लेने के लिए रुकी और उसने उसको प्ले कर दिया तो वो इतना टेरर में आ गई थी, इतना डर गई थी कि वो उस टेरर से कभी भी रिकवर नहीं हो पाई थी। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे देखते हैं पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएट्स एंड पैनकेक्स पार्ट 2। क्या है? शी फेल्ट दैट डे, क्या कहते हैं कि शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, कि उस दिन उसने जिस तरह से वो आतंक, जिस तरह का डर और जिस तरह का भय उसने महसूस किया, तो उस भय से वो फिर कभी नहीं उभर पाई, कभी नहीं निकल पाई। दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। इस तरह से उसके ब्रिलियंट और ब्रीफ एक्टिंग कैरियर का एंड हो गया था उस दिन। उसके बाद वो एक्टिंग ही नहीं कर पाई, यानी उसका छोटा और ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर उस दिन समाप्त हो गया था। इसलिए उस लीगल एडवाइज़र को उसके नाम के अकॉर्डिंग, उसके बिल्कुल अपोजिट जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो कहते हैं, तो लीगल एडवाइज़र के बजाय उसको इलीगल एडवाइज़र कहते हैं। द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी है, हैड अनविटिंगली ब्रोट अबाउट दैट सैड एंड। तो उसने अनविटिंगली, देखिए अब ये यहाँ राइटर ये कहना चाह रहा कि ये जरूरी नहीं था अनविटिंगली। अनविटिंगली का मतलब उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, वो नहीं चाहता था कि उसके कैरियर को बर्बाद कर दे या उसके कैरियर को एंड कर दे, लेकिन उसने जो कुछ किया उससे उसके कैरियर का सैड एंड यानी दुखांत हुआ। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, जबकि दूसरे जो मेंबर थे डिपार्टमेंट के, वो एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, वो एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे। और वो यूनिफॉर्म क्या थी? खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लसमी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, कि सभी खादी धोती पहनते थे और उसके ऊपर क्लसमिली टेलर्ड यानी ढीली ढाली सिली हुई वाइट खादी शर्ट पहनते थे। तो सभी की एक ड्रेस थी, खादी धोती, उसके ऊपर ओवर साइज यानी बड़े से लंबी सी और ढीली ढाली सी सफ़ेद खादी शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स, लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वो क्या पहनता था? पैंट एंड टाई। वो पैंट और टाई पहनता था एंड सम टाइम ए कोट, और कभी कभी कोट भी पहनता था। दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो अक्सर कोट ऑफ मेल दिखाई। कोट ऑफ मेल एक तरह का कोट होता है स्टूडेंट्स, तो वो कभी कभी टाई और कभी कभी कोट ऑफ मेल की तरह का कोट भी पहने होता था। ही ओपन लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वो क्या अकेला दिखाई देता था एंड हेल्पलेस, असहाय दिखाई देता। इट मीन्स बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते थे, तो बहुत सारे लोग उसके पास बैठते नहीं थे, उठते बैठते नहीं थे, इसलिए वो अक्सर अकेला दिखाई देता था और हेल्पलेस दिखाई देता। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, वो क्या था? ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, जिसके पास तर्क थे। ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, किसके बीच में? देखिए, वो चूंकि वकील था तो उसके पास तो लॉजिक्स होते थे, लेकिन वहाँ जो क्राउड थी जिनके बीच में वो बैठता था, किनके बीच में बैठता था? वो स्टोरी राइटर्स के बीच में बैठता था। स्टोरी राइटर डिपार्टमेंट था वो, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में जो स्टोरी राइटर्स थे या पोएट्स थे, तो वो क्या थे? वो क्राउड ऑफ ड्रीमर्स उनको कहा गया है। वो तो सपने देखने वाले थे, चूँकि वो क्या करते हैं भाई, जो कंपोज़र होते हैं या जो राइटर होते हैं, वो तो क्या इमेजिनरी चीज़ों को अपने उसमें कंपोजिंग में और उसमें राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो
यहाँ ये राइटर ने कहा है कि क्राउड ऑफ ड्रीमर्स के बीच में वो ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक था, इन न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज। और वो क्या था, ये भी कहा गया कि वो गांधीटीज यानी गांधी को मानने वाले और खादीटीज और खादी पहनने वाले लोगों के बीच में एक न्यूट्रल मैन था, क्योंकि वो तो खादी नहीं पहनता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू बोस, और बहुत सारे ऐसे लोग जो क्लोज थे बोस के, ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, उन सबको एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए अलाउड किया, अनुमति थी। एंड दो ए और यद्यपि ए लॉट ऑफ राइस स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज ऑन इट, और यद्यपि इस पर बहुत सारा लॉट ऑफ स्टॉक, राइस स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज ऑन इट, और चूंकि उन सबको अनुमति थी एक फिल्म बनाने की, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, जो कुछ बहुत सारी फिल्म तो ऐसी थी जो नहीं आ पाती थी। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस, और कहता है कि शायद ये एक मात्र इंस्टांस माने एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में शायद ये एक मात्र एग्जाम्पल है, वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जब एक वकील ने अपनी जॉब खो दी। द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कि जब कवियों को घर जाने के लिए कहा गया तो एक वकील ने भी अपनी नौकरी खो दी। ये पहला एक उदाहरण है, इससे पहले मानव इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि कवियों के डिपार्टमेंट को बंद किया गया है और एक लायर की भी नौकरी चली गई हो। यहाँ राइटर ये कहना चाहता है, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था इसलिए उसकी भी नौकरी चली गई जब पोएट्स को घर जाने के लिए उन्होंने कह दिया। जेमिनी स्टूडियो वाज फेवरेट हाउंड्स ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. यागियार। जो जेमिनी स्टूडियो था वो फेवरेट हाउंड था, यानी फेवरेट स्थान था, यानी पसंदीदा स्थान था और पोएट्स कवियों का, लाइक एस.डी.एस. यागियार, एस.डी.एस. यागियार जैसे जो एक उस टाइम का एक बहुत नेशनल पोएट था और फ्रीडम फाइटर भी था। जंगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हृदयनाथ चट्टोपाध्याय, ये कुछ ऐसे पोएट्स थे जिनका वो फेवरेट स्थान था। इट हैड एन एक्सलेंट मैस, क्योंकि यहाँ एक एक्सलेंट मैस था। मैस एक ऐसा स्थान होता है स्टूडेंट्स, मैस जहाँ पर खाने पीने का सामान होता है, आज हम उसको रेस्टोरेंट कहते हैं, जिसको हम आज रेस्टोरेंट कहते हैं उस टाइम उसको मेस कहा जाता था। तो वहाँ एक मेस था, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स, जो हमेशा, जिसमें क्या होती थी, हमेशा अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, एट ऑल टाइम्स, हर समय, डे पूरे दिन, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ नाइट, और रात के भी अधिकांश समय में वहाँ अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। दोज वर द डेज, ये उन दिनों की बात है, व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन, जिस समय कांग्रेस को प्रोहिबिशन माना जाता था, एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, इसलिए एक कप ऑफ कॉफ़ी पर मीटिंग होती थी, वाज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। स्टूडेंट से उस समय की बात है जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन पर प्रतिबंध होता था कि वो लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लोगों के घर पे नहीं होंगे, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, उनको किसी के घर पे स्टे नहीं करने दिया जाता था, यानी उनको प्रोहिबिट था, उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। इसलिए एक कप ऑफ कॉफ़ी, यानी एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ बैठ सकते थे और वो अपनी मीटिंग कर सकते थे, इस तरह से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते थे। तो इसलिए ये लोग जो हैं वहाँ पर अक्सर आते थे। बैरिंग द ऑफिस बॉयज़, बैरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स के अलावा, बैरिंग द ऑफिस बॉय के अलावा, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क, और एक दो क्लर्क को छोड़ करके, एवरीबॉडी एल्स एट द स्टूडियो का जो हर आदमी था, रेडाइड लीजर, वो रेडिएटेड लीजर, रेडिएटेड मीन्स होता है वीकिंग, लीजर मीन्स फुर्सत में होता था। ए प्री रिक्वेस्टिंग फॉर पोइट्री, और प्री रिक्वेसाइट होता था पोइट्री के लिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, और उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी के, वर्शिप्ड मीन्स होता है पूजा करना, लेकिन यहाँ समर्थक थे, गांधी जी के समर्थक थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नोट, लेकिन उसके बाद भी दे हैड नोट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल थॉट थी उसके बारे में एप्रिसिएशन वहाँ नहीं कर सकते थे। फैंटेस्ट मीन्स होता है मतलब हल्की सी भी वहाँ पर वो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बात नहीं कर सकते थे। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म,
नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से। दे वर ऑल अवर्स, अवर्स मीन्स होता है डिसलाइक, नापसंद करना, हेट करना। वो सभी स्वाभाविक रूप से टू टर्म कम्युनिज्म, कम्युनिज्म टर्म को नापसंद करते थे। कम्युनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? कम्युनिज्म होता है ए पॉलिटिकल सिस्टम in which the state owns and controls all factories, firms, services, etc. and aims to treat everyone equally। यानी कम्युनिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्यवाद। तो साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है स्टूडेंट्स जिसमें राज्य का सभी कारखानों पर, खेतों पर और सभी सेवाओं पर अपना राज्य का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, और राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है, उसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो ये जितने भी वहाँ पर पोएट्स आते थे ये सब क्या थे? ये एक तरह से वर्शिपर ऑफ गांधी जी थे, यानी गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के भक्त कह सकते हैं हम, गांधी जी के भक्त थे, और ये सब कम्युनिज्म के को नापसंद करने वाले लोग थे। ए कम्युनिस्ट का मतलब कम्युनिज्म को मानने वाला। ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन। अब देखिए यहाँ इसने बताया ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता था वो कम्युनिस्ट होता था। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, और जिसको किसी भी तरह का प्यार नहीं होता था। ही हैड नो कॉम्पैक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही कि उसको किसी भी तरह का कॉम्पैक्शन होता है, झिझक। एक ऐसा व्यक्ति होता था कम्युनिस्ट जिसको किसी भी तरह की झिझक नहीं होती थी अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। एक कम्युनिस्ट ऐसे व्यक्ति को माना जाता था कि जिसको अपने माता पिता की हत्या करने में या अपने बच्चों को भी मारने में कोई झिझक नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। ऐसा माना जाता था कि जो कम्युनिस्ट थे वो हमेशा क्या करते थे? वो हमेशा लोगों में हिंसा फैलाते रहते थे, वायलेंस फैला रहे, अनरेस्ट, और अनरेस्ट का मतलब अशांति फैलाते रहते थे। अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, अनजान, इग्नोरेंट मीन्स अनजान पीपल, अनजान लोगों के बीच में, और इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। निर्दोष और अनजान लोगों के बीच में हमेशा जो हिंसा फैलाते रहते थे और अशांति फैलाते रहते थे, ऐसे व्यक्तियों को क्या माना जाता था? कम्युनिस्ट माना जाता था। तो वहाँ जितने भी आने वाले वे सब थे पोएट्स वगैरह, वो सब कम्युनिज्म में विश्वास नहीं करते थे, कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। सच नोशंस वर प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हर जगह इस तरह के नोशंस मीन्स होती है अवधारणाएं, राय, विचार या अनुमान। प्रिवेल्ड मीन्स होता है प्रचलित होना। तो नॉर्थ में हर जगह, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हर जगह इस तरह की धारणाएं थी कि कम्युनिज्म ये होता है और कम्युनिस्ट ये होते हैं। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के बारे में लोगों की ये धारणाएं थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड अबाउट वेगुअली अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़। और यही विचार किसके थे? जो खादी पहने जेमिनी स्टूडियोज़ में जो पोएट्स आते थे उनके भी ये विचार थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, और इसका जो एविडेंस था वो शीघ्र ही फोर्थ कमिंग मीन्स आ गया। कब आया? व्हेन फ्रैंक बुचरमैन्स मोरल री आर्मामेंट आर्मी। वैन माने जब, फ्रैंक बुचरमैन्स नाम है, मोरल री आर्मामेंट आर्मी, मोरल री आर्मामेंट आर्मी, जिसको RAR भी आगे का MRA का आ गया। M मीन्स मोरल, री आर्मामेंट आर्मी, शॉर्ट में मोरल री आर्मामेंट आर्मी को क्या कहा गया है? MRA कहा गया है शॉर्ट में। तो वैन, ये जो फोर्थ कमिंग क्या होता है, एविडेंस, साक्ष्य कैसे आया? When Frank Buchanan's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, जब 1952 में लगभग 200 व्यक्तियों का एक दल किसके साथ में? फ्रेंच बुचामेंस के साथ में आया, जिसको नाम क्या दिया था? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। विजिट मद्रास, उसने मद्रास का भ्रमण किया। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया, उन्हें इतना गर्मजोशी से उनका स्वागत कहीं नहीं किया गया था। होस्ट मीन्स होता है मेज़बानी। इतनी गर्मजोशी से उनकी मेज़बानी भारत में कहीं नहीं की गई थी देन द जेमिनी स्टूडियो, जितना गर्मजोशी से उनका स्वागत जेमिनी स्टूडियो में किया गया था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और कुछ लोग जो क्या करते थे, इस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस कहते थे। कुछ लोग इस समूह को इंटरनेशनल सर्कस कहते थे। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेज। अब देखिए यहाँ राइटर क्या कहता है कि वो ट्रेपेज में बहुत महान नहीं थे। ट्रेपेज का मतलब होता है जो सर्कस में करतब दिखाए जाते हैं, वो उसमें
अच्छे नहीं थे। देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली इन द डिनर। और चूँकि सर्कस में तो एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, लेकिन उनका जो एनिमल से परिचय था वाज ओनली एट द डिनर टेबल, वो केवल डिनर टेबल था। यानी वो एनिमल को सिर्फ मांस के रूप में, मांसाहार के रूप में यूज़ करते थे, इससे ज़्यादा वो एनिमल्स को नहीं जानते थे। इसलिए उनको सर्कस कहना, इंटरनेशनल सर्कस कहना वो गलत था, क्योंकि ना तो वो कर्तव्य जानते थे और ना ही वो एनिमल से उनकी कोई इंटीमेसी थी। तो उनको फिर भी लोग क्या कहते थे, इंटरनेशनल सर्कस कहते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, लेकिन उन्होंने 2 प्लेज जो प्रेजेंट किए वो कौन कौन से थे, मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, उसको उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से परफॉर्म किया था, और वो थे देयर जोथम वैली। एक तो उनकी जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप दोनों नाम को, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट वर द प्लेस। तो जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास, इसके अनेकों मद्रास में शो किए गए, अलोंग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, सिटी के दूसरे सिटीजन्स के साथ। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। और जो 600 आदमी का जो परिवार था, यानी जेमिनी स्टूडियो की जो फैमिली थी, यानी जेमिनी स्टूडियो में लगभग 600 आदमी काम करते थे, तो उन 600 आदमियों ने भी उस प्ले को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली, जो मैसेज था ऑफ द प्ले, प्ले का मैसेज था, वर यूजुअली वो क्या था, प्लेन एंड सिंपल, बिल्कुल साधारण सा था। होमिलीज, होमिलीज मीन्स होता है एक तरह का धार्मिक उपदेश। यानी प्ले का जो, उस नाटक का जो उन्होंने प्ले किया था वो कौन कौन से थे, जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर। उनका जो उद्देश्य था, जो उनका मैसेज था, जो उनका संदेश था, वो साफ साफ था, वो धार्मिक उपदेश देना चाहते थे उसके द्वारा। बट द सेट्स, लेकिन सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो सेट्स वो तैयार करते थे जिस पर वो प्ले करते थे, एंड कॉस्ट्यूम्स, और जो कॉस्ट्यूम वगैरह जो पहनते थे, फर्स्ट रेट, वो फैंटास्टिक थी, बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव थी, आकर्षित करने वाली थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरेबल इम्प्रेस। मद्रास और जो उस समय की जो फिल्म मेकिंग वगैरह थी वो बहुत ही इम्प्रेस हुई उससे। फॉर सम ईयर्स, और कुछ वर्षों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, जितने भी तमिल प्लेस थे, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। जैसे जोथम वैली में सनराइज का सीन दिखाया गया था और सनसेट का सीन दिखाया गया था, वो जितने भी प्लेस बाद में मद्रास में आए हैं, जितने भी फिल्में आई हैं, उन सब में दिखाया जाने लगा। विद ए बेयर स्टेज, हर स्टेज पर वो दिखाई देता था। ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, एक सफ़ेद जो बैकग्राउंड का पर्दा था, एंड ए ट्यून प्लेड ऑन फ्लूट, और एक बांसुरी पे बजने वाली धुन हमेशा स्टार्टिंग में भी और अंत में भी होती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा, दैट आई लर्न, जो मैंने सीखा, दैट द MRA वाज ए काइंड ऑफ काउंटर, कि जो MRA था एक तरह का काउंटर मूवमेंट था। काउंटर का मतलब होता है अटैक करने वाला, यानी किसी मूवमेंट को अटैक करने वाले मूवमेंट थी। तो बाद में मुझे पता चला कि MRA वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कि जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद था उस पर काउंटर मूवमेंट के रूप में MRA को चला गया था। एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक, और जो मद्रास के जो बिग बॉस थे, बिग बॉस कौन था, मिस्टर वासन जैसे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, उन्होंने जो मिस्टर वासन जैसे लोगों को, वो उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, क्योंकि उनके द्वारा वो अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सकते थे। इसलिए मिस्टर वासन जैसे लोगों जो थे उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे, उनके माध्यम से उन्होंने उनको यूज़ करके अपने मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, वो कहता है राइटर कि यदि मैं इसमें मतलब आश्वस्त नहीं हूँ, दैट दिस वाज इंडीड द केस, ये वास्तव में मामला था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिग बॉसेस, इन अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ बिग बॉसेस का, एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, और उनका चूँकि इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ, उनका जो एंटरप्राइजेज था, उनका जो बिजनेस था, वो फिल्म मेकिंग वाला, वो सेम रहा। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका जो एंटरटेनमेंट था, यानी उनका जो बिजनेस था, उनकी जो फिल्म एंटरप्राइजेज था, जो फिल्म मेकिंग वाला, वो झुका तो चलता रहा। तो MRA और नो MRA का कोई प्रभाव नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ हैड, जो स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ हैड ए नाइस
टाइम होस्टिंग, उनके पास एक अच्छा समय था होस्टिंग 200 पीपल, जब उन्होंने 200 लोगों का की मेज़बानी की थी। ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ लीस्ट 20 नेशनलिटीज़, जिसमें लगभग 20 राष्ट्र के लोग थे। तो ऐसे 200 आदमियों के समूह को होस्ट करना जिसमें लगभग 20 कंट्री के लोग हों, तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा अनुभव था। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, ये एक प्रकार का चेंज था यूजुअल कलेक्शन से, ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब देखिए जो हमारे यहाँ जो वो थे एक्टर और एक्ट्रेसेस, वो उनको बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता था, और वो जो 200 आदमियों का जो ग्रुप था वो एक तरह का चेंज था उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके वो नहीं करते थे। तो इट वाज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स को देखते रहते थे, वही था। वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, ऑफिस बॉय उनके ऊपर जो है रंग पोत करके उनको तैयार करेगा मेकअप डिपार्टमेंट में, और उनके बजाय उन 200 लोगों की एक्टिंग देखना, एक तरह से ये जो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा चेंज था वो। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बज मीन्स होता है बजना, गूंजना। तो जो टेलीफोन की घंटी थी, बिग बॉस कौन था यहाँ स्टूडेंट्स? फिर से वही बिग बॉस बार बार जिसका जिक्र आता है, एस वासन। तो एस वासन की टेलीफोन की घंटी कुछ महीनों बाद फिर से बजती है। अभी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर ए होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनोदर विजिटर, हम दूसरे विजिटर को वेलकम करने के लिए तैयार थे जेमिनी स्टूडियो में। ऑल दे सेड, जो उसके बारे में कहा गया था, वाज दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और हमने ये सुना था कि वो इंग्लैंड का कोई पोएट है। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, और जेमिनी स्टाफ जो केवल जानता था इंग्लैंड के पोएट के बारे में, और हियर्ड जो जिनके बारे में सुना था, ऑफ वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना था, और टेनिसन के बारे में। तो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उन्होंने या तो वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना था, टेनिसन के बारे में सुना था, और जब उनको पता चला कि कोई इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है, तो उनको ये पता, अब वर्ड्सवर्थ और टेनिसन तो आ नहीं रहे। द मोर लिटरेट वंस, और जो कुछ और थोड़े से पढ़े लिखे थे, न्यू ऑफ किड्स, वो किड्स के बारे में जानते थे, शैली के बारे में जानते थे, और बायरन के बारे में जानते थे। एंड वन और टूज, और एक आध ऐसा भी था, माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, कि उन्होंने शायद इलियट का नाम सुना हो। एक आध ऐसा भी हो सकता है उसने इलियट का नाम सुना हो, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। हु वाज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, अब ये जानना चाह रहे थे कि कौन पोएट है इनमें से, ये तो है नहीं जिनके बारे में लोग जानते थे, फिर कौन पोएट आ रहा है। ही इज़ नॉट ए पोएट, राइटर कहता है ही इज़ एन एडिटर, कि वो पोएट नहीं था, एडिटर था। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, और यही कारण था कि जो बॉस था उसको बिग रिसेप्शन देना चाहता था, उसका भव्य स्वागत करना चाहता था। क्यों? वासन वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकतन, क्योंकि वासन भी एक तमिल की जो वीकली है, यानी साप्ताहिक प्रकाशित होने वाली जो वो है, उसमें आनंदा विकातन में वो भी एडिटर था। अब एडिटर के पास कोई एडिटर आ रहा है, तो इसलिए उसको बिग रिसेप्शन देना चाहते थे। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। अब वो मद्रास में जो ब्रिटिश पब्लिकेशन थे जो जाने जाते थे, उनका एडिटर भी नहीं था। दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो में जाने जाते थे उनका भी एडिटर नहीं था। सिंस द टॉप मैन ऑफ हिंदूज वर टेकिंग द इनिशिएटिव्स, और क्योंकि जो हिंदू के जो टॉप मैन थे, द हिंदू क्या है, द हिंदू स्टूडेंट्स नाम है न्यूज़पेपर का, और एक जो हमारे यहाँ से मैगज़ीन निकलती थी, तो मैगज़ीन और जो न्यूज़पेपर हिंदूज, उसके जो टॉप मैन थे, यानी उच्च अधिकारी जो थे, वो उसमें टेकिंग इनिशिएटिव्स पहल कर रहे थे। द सरमाइज वाज दैट, तो सरमाइज क्या था? सरमाइज मीन्स अंदाज़ा, अनुमान। सरमाइज मीन्स क्या होता है? अंदाज़ा या अनुमान। द सरमाइज वाज दैट, तो अंदाज़ा यह था, दैट द पोएट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि पोएट जो है वो किसी डेली यानी रोज़ाना छपने वाले न्यूज़पेपर का एडिटर है, बट नॉट द मैनचेस्टर गार्जियन, ना कि वो मैनचेस्टर गार्जियन का है, और
द लंदन टाइम्स और ना लंदन टाइम्स का। ये तो कन्फर्म सा हो गया, अंदाज़ा लगा लिया लोगों ने कि वो शायद रोज़ाना छपने वाले किसी न्यूज़पेपर का एडिटर है, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन का भी नहीं है और लंदन टाइम्स का भी नहीं है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग उन्हीं के बारे में जानते थे, मैनचेस्टर गार्जियन के बारे में जानते थे या लंदन टाइम्स के बारे में जानते थे, और वो उनका एडिटर नहीं था। तो फिर एक अनुमान ये लगा लिया कि वो किसी डेली का है, एडिटर ऑफ ए डेली, लेकिन वो उनका नहीं था। तो यानी लोगों के बीच में यही चर्चा थी कि फिर कौन आ रहा है। एट लास्ट अराउंड 4 in the आफ्टरनून, और लास्ट में क्या हुआ, लगभग आफ्टरनून यानी दोपहर बाद 4 बजे के आसपास, द पोएट और द एडिटर, अब क्या था पता नहीं, राइटर कह रहा कि पता नहीं पोएट था एडिटर था, अराइव्ड, वो आ पहुँचा। ही वॉज ए टॉल मैन, अब वो कैसा था, एक लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश, और देखने में बिल्कुल अंग्रेज जैसा था, वेरी सीरियस, कुछ गंभीर तरह का व्यक्ति था, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अनजान था, अननोन था, हम जानते नहीं थे उसके बारे में, सुना जरूर था, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो पोएट था या एडिटर था। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, और जो शूटिंग स्टेज पर थे वो लगभग बैटलिंग मीन्स होता है संघर्ष करना, हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस लगे हुए थे ऑन द शूटिंग स्टेज पर। द बॉस रेड, जो बॉस है वो पढ़ता है आउट ए लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण देता है। इट वॉज ऑब्वियस, अब निश्चित रूप से इसमें ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, ये साफ साफ था दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट, कि वो भी पोएट और एडिटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, थोड़ा बहुत उसको पता था, क्योंकि स्टूडेंट जब किसी का परिचय कराया जाता है तो यदि उसको सारी उसके बारे में जानकारी है तो वो उसके सब कुछ डिटेल बता देता है। लेकिन बॉस कौन है यहाँ स्टूडेंट्स, बॉस है यहाँ पर SS वासन। तो SS वासन ने जो स्पीच दिया, एक लंबा स्पीच दिया, उस लंबे स्पीच में उससे भी स्पष्ट था कि वो भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल, इसलिए जो सारा स्पीच था वो लगभग जनरल चीज़ें थी, टर्म्स बट हेयर एंड देयर, इधर उधर की बातें थी। इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, और अब देखिए यहाँ क्या कहता है, पेपर्ड मीन्स होता है बौछार करना, छिड़क देना, यानी अक्सर उसमें जो जिक्र किया गया था वो फ्रीडम जैसी और डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का यूज उसमें उनके स्पीच में ज़्यादा किया गया था। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद जब उसने अपना इंट्रोडक्शन वाला स्पीच दिया जो स्पष्ट नहीं हो पाया कुछ भी सुनने वालों को, देन द पोएट स्पोक, उसके बाद पोएट बोलता है, क्या बोला, ही कुड नॉट हैव एड्रेस ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। क्या कहता है राइटर कि ही कुड नॉट हैव एड्रेस, उसने पहले कभी भाषण नहीं दिया होगा, एड्रेस नहीं किया होगा, संबोधित नहीं किया होगा, मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, इतने डेज्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज एंड साइलेंट मीन्स शांत, इससे पहले इतने कन्फ्यूज, इतने भ्रमित और इतने शांत दर्शकों को उसने कभी संबोधित नहीं किया होगा। क्यों, नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, किसी को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और उनका जो एक्सेंट था, एक्सेंट मीन्स होता है जो डिलीवरी थी, जो स्पीच वो दे रहे थे, वो कह रहा है कि जो उनकी स्पीच की डिलीवरी थी, एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, वो किसी के भी समझ में नहीं आई, जो भी समझने का प्रयास कर रहा था वो पराजित हो गया। व्हाट ही वाज सेइंग, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, लगभग ये सारा कुछ 1 घंटे तक चलता रहा, वो स्पीच देते रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, ये कह क्या रहे हैं, यानी वो एक तरह से समझिए कि जो बोल रहे थे वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। देन द पोएट लेफ्ट, और फिर पोएट लेफ्ट करता है, एंड वी ऑल डिस्पर्स इन उटर बफलमेंट, और हम सब, बफलमेंट मीन्स उलझन, एक तरह का भ्रम, हम सब भ्रम में वहाँ से डिस्पर्स हो गए, चले गए, कुछ पता नहीं चला कि इसने क्या कहा था और वो क्या कहना चाह रहा था और क्या उसका पर्पस था और क्यों वो आया था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, और ये भी एक विधा कि एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, और वो भी उस फिल्म स्टूडियो में जो तमिल फिल्म बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, एक साधारण लोगों के लिए, पीपल हुज लाइव्स लास्ट अफोर्ड, और लोगों के जीवन अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते दैम ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अब भाई जो लोग केवल सिंपल से फिल्म देखते हैं तो वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब लोगों के अंदर यही चर्चा थी कि ये था क्या हो रहा था। द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, अब देखिए जो पोएट जिसने वो एड्रेस किया है पब्लिक को, वो भी भ्रमित दिखाई दे रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसने महसूस किया होगा द सीयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक
अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। उसने भी ये महसूस किया होगा कि इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स होता है बेतुकापन, विसंगति। अब ये बेतुकापन ही तो था कि वो वहाँ क्या लेने आया, ऑफिस टॉक, उसकी टॉक जो उस बात की थी वो बेतुकी थी। अबाउट द थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब होता है कोई रोमांचकारी नहीं थी उनके लिए। एंड ट्रेवल्स, ट्रेवल्स मीन्स होता है गम ऑफ एन इंग्लिश पोएट, कि एक अंग्रेज पोएट, एक इंग्लिश पोएट एक जेमिनी स्टूडियो में आए और वो भी वहाँ जहाँ पर तमिल फिल्में बनाई जाती हैं, तो वो बिल्कुल अनमैच था। तो यानी कन्फ्यूजन की स्थिति, वो भी कन्फ्यूज था और जिसने उनको सुना है वो भी कन्फ्यूज थे। हिज विजिट रिमेन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, उसकी जो विजिट थी हमारे लिए एक प्रकार का रहस्य बनी रही। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट, जो ग्रेट प्रोज राइटर थे वर्ल्ड के वो भी उसको एडमिट नहीं कर पाए। बट इसे नहीं एडमिट कर पाए। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर, लेकिन मेरा जो कन्विक्शन था, कन्विक्शन मीन्स होता है स्टूडेंट्स पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, लेकिन मेरा जो दृढ़ विश्वास था वो और स्ट्रॉन्ग होता गया डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस, कि प्रोज राइटिंग जो है वो जीनियस के लिए नहीं होती, इट इज़ फॉर द पेशेंट। ये पेशेंट, परसिस्टेंस और प्रिजर्विंग ड्रग्स के लिए होती है, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए होती है जो लगातार अनवरत और सतत कंटिन्यू कर सके, लगातार जारी रख सके, ऐसे व्यक्ति के लिए होती है। इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग ड्रग्स के लिए होती है, विद ए हार्ट सो स्ट्रकन, जिसका इतना श्रंकन हार्ट हो दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि कुछ भी इसको ना तोड़ सके। ऐसे व्यक्ति के लिए होती है प्रोज राइटिंग कि जिसका जो दिल है वो इतना श्रंकन हो कि उसके साथ कितना ही अमानवीय व्यवहार क्यों ना किया जाए वो तब भी ना टूटे, उसके लिए होता है। रिजेक्शन स्लिप्स, क्योंकि बार बार रिजेक्ट किया जाना, स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम, और बार बार रिजेक्ट किए जाने का भी जिस व्यक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जिसके लिए कोई मायने ना रखता हो, उसके लिए प्रोज राइटिंग। ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, कि उसको रिजेक्ट करने के बाद वो तुरंत दूसरी कॉपी बनाए। लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट टू अनोदर, और दूसरे व्यक्ति को भेजे एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, और उसके साथ वो रिटर्निंग पोस्टेज लगा करके, यानी एक खाली लिफाफा भी रखे कि यदि वो एडिटर को पसंद ना आई तो वो उस पर टिकट लगा हुआ लिफाफा उसमें रखे कि वो उसमें रख करके उसको मैन्युस्क्रिप्ट को वापस भेज दे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोज राइटिंग सूट करती है जिसके अंदर इतना बड़ा हृदय हो और जिसके अंदर इतना अधिक मैं कहूँगा पेशेंस हो, तो उसके लिए प्रोज राइटिंग है, या राइटर कह रहा है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट in an insignificant corner of an unimportant piece। तो कहता है कि ऐसे लोगों के लिए जो प्रोज राइटिंग है, द हिंदूज, जो हिंदू अखबार था, हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट, उसमें एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा, अनाउंसमेंट मीन्स एडवर्टीजमेंट, उसमें छपा है इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, और वो भी कहाँ छपा है, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे कोने में, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, एक महत्वहीन पेज पर छपा है। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय नेम द एनकाउंटर, उसमें क्या छपा है कि शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज, कि एक शॉर्ट स्टोरी प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है, किसके द्वारा, बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल का मतलब होता है जो एक पीरियोडिकल का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद पब्लिश होती है, जैसे वीकली होती है तो वो हर वीक में सब छपती है, फोर्टनाइट यानी 15 दिन में आती है, मंथली जो हर महीने छपती है तो उसको पीरियोडिकल कहते हैं। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था द एनकाउंटर। तो एनकाउंटर के द्वारा एक कॉन्टेस्ट शॉर्ट स्टोरी का आयोजित किया जा रहा। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नॉन कम्युनिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी, और ये जो एनकाउंटर में ये होने जा रही थी, एनकाउंटर जेमिनी स्टूडियो के लिए परिचित नाम नहीं था, किसी ने नहीं सुना था एनकाउंटर के बारे में। आई वॉन्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर, अब मैं उस पीरियोडिकल के बारे में कुछ आइडिया, कुछ विचार, कुछ मतलब क्या अनुमान लगाना चाहता था कि ये है क्या, है भी कुछ या नहीं है, ऐसे ही कोई एडवर्टीजमेंट आ गया। आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट, और मैंने काफ़ी समय जो है वहाँ उसमें इंग्लैंड में भेजने के लिए व्यतीत किया। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील
यू वर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। तो उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी वहाँ कोई एंट्रेंस नहीं था और उस पर ना ही कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था, ना ही कोई नोटिस लगा हुआ था। तो वहाँ यू फील यू वर स्नीकिंग। स्नीकिंग मीन्स होता है कि आप कुछ ऐसा महसूस कर सकें, यानी गुप्त या चापलूस तरह के लोग। स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया, कि आप उस फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकते। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। और वहाँ पर एनकाउंटर्स की कॉपीज़ पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और वो ऐसी कॉपीज़ थी जिनको रीडर्स ने टच भी नहीं किया, यानी छुआ भी नहीं, उनके लिए वो यूजलेस एक तरह से मैगजीन थी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, अब देखिए एनकाउंटर पढ़ने के लिए पहुंच गए वो लाइब्रेरी में, और राइटर कहता है कि जब मैंने एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा, आई हियर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। मुझे एकदम जो है मेरे हृदय में जैसे एक बेल बजती है, घंटी बजती है, मैंने ऐसी महसूस की। इट वाज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। ये उसी पोएट का नाम था जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लोस्ट ब्रदर। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा बहुत लंबे समय पहले खोया हुआ कोई भाई मिल गया। एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और मुझे ऐसा लगा कि उसका एड्रेस लिखते हुए मैं कोई वो पुराने समय का गीत गा रहा हूँ, जैसा पुरानी फिल्मों में होता था कि दो भाई स्टार्टिंग में फिल्म के बिछड़ जाते थे, जब वो बिछड़ रहे होते थे तो वो गीत गा रहे होते थे, और जब वो बाद में मिलते हैं तो तब वो उसी गीत को गा रहे होते हैं। वो गीत सुन करके वे एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये गीत, तो वो पहचान जाते हैं उस गीत के माध्यम से कि वो दोनों बचपन के बिछड़े हुए ब्रदर हैं। तो ऐसा राइटर को महसूस होता है। आई फेल्ट दैट ही टू, और उसको लगा कि वो भी सिंगिंग कर रहा है सेम सॉन्ग, उसी गीत को, एट द सेम टाइम, उसी समय पर। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, कि जो बहुत लंबे समय पहले भारतीय फिल्मों में ब्रदर बिछड़ जाते थे, डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग, वो गीत गाकर ही एक दूसरे को डिस्कवर कर लेते थे, खोज कर लेते एक दूसरे की। द सेम सॉन्ग, उसी सेम सॉन्ग से, इन द फर्स्ट रील, इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, जो फिल्म की फर्स्ट रील में यानी स्टार्टिंग में भी होता था और फाइनल रील यानी अंत में भी होता था। तो फर्स्ट रील और फाइनल रील से मतलब जो है स्टार्टिंग और एंड। तो स्टार्टिंग में फिल्म के और एंड में जो होता था, तो वह इस तरह से मुझे लगा कि ये तो मेरा एक्विटेंस है, यानी मेरा वो बिछड़ा हुआ ब्रदर है जो काफ़ी लंबे समय पहले मुझसे बिछड़ गया था। स्टीफन स्प्लेंडर, क्या नाम था उसका? स्टीफन स्पेंडर। जो एडिटर था एनकाउंटर का, उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। और जो जेमिनी स्टूडियो में पोएट आया था या एडिटर जो भी कुछ आया था, उसका नाम भी स्टीफन स्पेंडर था। तो जैसे ही एनकाउंटर के एडिटर का नाम वो पढ़ता है तो उसको एकदम से याद आ जाता है कि ये तो वही व्यक्ति है जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने के लिए आया था, जिसका स्पीच किसी की समझ नहीं आया था और लोगों को कन्फ्यूज़न में कर गया था, कुछ भी समझ नहीं पाए थे। तो वो समझा, तो ये स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, यह उसका नाम था। तो उस नाम को पढ़ करके उसे लगता है कि उसका कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल जाता है। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, और राइटर कहता है कि जब आपने पहले पढ़ा ना कि जेमिनी स्टूडियो का जो वो था राइटिंग सेक्शन, राइटिंग डिपार्टमेंट को क्लोज़ कर दिया था बॉस ने, एसएस वासन ने। तो इसलिए जो राइटर था उस टाइम क्या था? आउट ऑफ जॉब था, आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो था। तो एंड ईयर्स लेटर, और वर्षों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, और मेरे पास काफ़ी समय था, बट नॉट मच मनी। अब देखिए समय तो काफ़ी है लेकिन पैसा नहीं था। एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, और कितनी भी कोई भी मतलब कम कीमत की चीज़ जो है वो उसको अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकती थी। देखिए जब वो कोई खाली होता है आदमी, तो खाली आदमी जो है यदि उसको कम वेजेस भी मिलता है, कम मजदूरी भी मिलती है, तो उस कम मजदूरी में भी वो किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ राइटर की यही सिचुएशन है कि कई सालों बाद जेमिनी स्टूडियो से जब उसको हटा दिया गया था, तो वो उसके पास टाइम तो काफ़ी था लेकिन पैसा नहीं था, और इसलिए वो किसी भी प्राइस पर, यानी कितने भी कम से कम प्राइस भी उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती थी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑन द फुटपाथ इन ए फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ पर, इन फ्रंट माने सामने, ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर, देयर वाज ए पाइल, पाइल मीन्स होता है ढेर, ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, ब्रांड नई नई किताबों का
ढेर लगा हुआ था फॉर 50 पैसा ईच, और किताब की कीमत क्या थी? 50 पैसा प्रत्येक किताब की कीमत थी। तो किताबों का ढेर लगा हुआ था। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ सेम बुक, वास्तव में वो सेम बुक की कॉपीज थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, एन एलिगेंट पेपर बैक यानी जिसका कवर था ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिका का बना हुआ, अमेरिका की उत्पत्ति का जिसका कवर बैक था, पेपर बैक था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और वो मतलब स्पेशल विशेष रूप से कम कीमत के स्टूडेंट एडिशन थे। इन कनेक्शन विद द, और वो किसके से जुड़े हुए थे? इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, जो रूस की क्रांति थी उसकी 50वीं वर्षगांठ पर उनकी कीमत को विशेष रूप से कम किया हुआ था। तो उस तरह की किताबों का एक ढेर वहाँ लगा हुआ था। स्टूडेंट एडिशन था, स्पेशल लो प्राइस था, और वो लो प्राइस जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसकी 50th एनिवर्सरी पर भी उसके प्राइस को लो किया गया था। तो उनकी कीमत क्या थी? 50 पैसे। और वो किताबों का ढेर मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर लगा हुआ था। राइटर वहाँ जाता है और कहता है आई पेड 50 पैसा, मैं 50 पैसा देता हूँ, एंड पिकड अप ए कॉपी ऑफ बुक, और एक किताब की एक कॉपी उठा लेता हूँ। बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? द गोड दैट फेल्ड। बुक का नाम क्या है? द गोड दैट फेल्ड। तो इस बुक को उठा लेता है जिसका नाम द गोड दैट फेल्ड। ये स्टूडेंट्स कई बार पूछा जाता है व्हाट वाज द बुक ऑथर चूज टू बाई, कि कौन सी पुस्तक थी जिसको राइटर ने खरीदने के लिए चुना था। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? द नेम ऑफ द बुक वाज द गोड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusion return। अब देखिए बुक में क्या था? 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, 6 एमिनेंट माने प्रभावशाली, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स स्कॉलर्स, विद्वान, कि 6 विद्वानों ने इन 6 सेपरेट एसेज, और 6 अलग अलग एसेज में, 6 विद्वानों ने 6 अलग अलग एसेज में डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था देयर जर्नीज इनटू कम्युनलिज्म, कि कम्युनिज्म में उन्होंने किस तरह से वो शामिल हुए थे। एंड, और उसके बाद देन एंड देयर डिसइल्यूशन रिटर्न, और फिर उनका किस तरह से उस कम्युनिज्म से वापसी हुई थी। तो वहाँ 6 ऐसे लिखे हुए थे, और 6 अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स स्कॉलर्स, विद्वान, तो 6 एमिनेंट मीन्स प्रमुख, तो 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स यानी 6 प्रमुख विद्वानों ने 6 सेपरेट एसेज, 6 अलग अलग ऐसे लिखे थे जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि वो किस तरह से कम्युनिज्म से प्रभावित होकर के उन्होंने कम्युनिज्म को ज्वाइन किया था। कम्युनिज्म स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया था साम्यवाद, और साम्यवाद क्या है? द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट आउन्स एंड कंट्रोल्स ऑल फैक्ट्रीज, फर्म्स, सर्विसेज एट्सेट्रा एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो उस किस तरह से उन्होंने कम्युनिज्म में ज्वाइन किया, और फिर वो कम्युनिज्म से कैसे बाहर आए। वो कौन कौन लोग थे? एंड्रे गाइड पहला, रिचर्ड राइट दूसरा, इग्नेजियो साइलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर। ये स्टूडेंट्स आपने लुइस फिशर पढ़ा भी है, जो आपके सिलेबस में चैप्टर है, क्या है वो आपका? इंडिगो। तो इंडिगो के राइटर थे लुइस फिशर, तो उसका भी एक इसमें ऐसे था। एंड स्टीफन स्पेंडर। तो ये 6 व्यक्ति थे। स्टीफन स्पेंडर वही व्यक्ति था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था स्पीच देने के लिए। तो इन 6 व्यक्तियों ने उस बुक में अपने अपने 6 ऐसे लिखे थे जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से वो कम्युनिज्म में उन्होंने जर्नी की थी, यानी कम्युनिज्म को ज्वाइन किया था, और किस तरह से फिर वो वहाँ से वापस निराश होकर के वापस आए थे। बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस। वास्तव में क्या था? सडनली माने अचानक, द बुक माने इस पुस्तक ने एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। राइटर कहता है कि अचानक से मेरे लिए ये पुस्तक जो थी बहुत ही अधिक महत्व की थी।
स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर द पोएट, वह पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, एक ही क्षण में, स्टूडेंट क्या कहता है, इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, कि मेरे माइंड का जो एक डार्क चैम्बर था जहाँ अंधेरा अंधेरा था, लिट अप, वो रोशनी से भर गया था, बाई ए हेजी इमेजिनेशन, और वो प्रकाशित हो गया था। अब देखिए वो क्या अंधकार था स्टूडेंट्स, कि आज तक उसको ये नहीं पता चला वो कौन आया था, वो पोएट था या वो एडिटर था, और क्यों आया था, उसका पर्पज़ क्या था, कुछ नहीं पता चल पा रहा था। और वो सब कंफ्यूज थे, और वो खुद भी कंफ्यूज था स्पीच दे करके वहाँ, चूँकि उसको लग रहा था कि इस तरह के उसको ऑडियंस को उसने कभी भी एड्रेस नहीं किया है। तो वो जो रहस्य था, वो जो मिस्ट्री थी, आज राइटर के सामने से वो रिवील हुई थी वो मिस्ट्री। अब वो क्या थी, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, कि मुझे एकदम रोशनी हो जाता, मेरा अंधकार में जो मन का क्षेत्र था मस्तिष्क का। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब राइटर कहता है कि मेरे लिए जो स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना था वो मेरे लिए रहस्य नहीं रहा। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था, कौन था स्टूडेंट्स वो बॉस, एस.एस. वासन, उसका कुछ लेना देना नहीं था स्पेंडर की पोएट्री से, स्पेंडर की पोएट्री से उसका कोई संबंध नहीं था। बट नोट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, और ना ही उसका किससे था, विद हिज गॉड दैट फेल्ड से था, बल्कि उसका किसका था, चूँकि वो जो चेन्नई थे, चेन्नई में जितने भी, मद्रास में जितने भी जो डोमिनेंट पर्सन थे, वो सब कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। तो उसको जो बुलाया गया था वहाँ, वो केवल अपने उन्हीं एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बुलाया गया था, किस तरह से वो कम्युनिज्म में उन्होंने एंट्री की, ज्वाइन किया कम्युनिज्म को, और किस तरह से फिर निराश होकर के बाहर आए। तो उस टाइम जो नहीं पता चल रहा था, वो सब लोग जो भ्रमित थे, तो आज उस बुक को खरीदने पर जब उसने उसका ऐसे पढ़ा, तो उस ऐसे को पढ़ने के बाद उसको पता चला हो कि ये व्यक्ति उस दिन जो आया था तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया था कि कम्युनिज्म वास्तव में क्या है, और कम्युनिज्म वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, साम्यवाद बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो बॉस था उसने उसका यदि वेलकम किया था तो सिर्फ इसीलिए किया था, वैसे उसकी पोएट्री से, स्पेंडर की पोएट्री से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो उसने उसको सिर्फ इसीलिए होस्ट किया था, जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था मिस्टर वासन, उसने उसको सिर्फ इसीलिए होस्ट किया था क्योंकि वो कम्युनिज्म के बारे में अपने व्यूज़ जो थे, अपने विचार जो थे, अपने एक्सपीरियंस जो थे, उनको शेयर करने के लिए आया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट फर्स्ट में पहले आपको बताया हूँ कि प्रीवियस वीडियोज़ में आ चुका है, और आज इसका पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, एक बार यदि समझ नहीं आता तो 2 बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और स्टूडेंट्स, वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं तो उतना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो आपके साथी हैं उनको भी अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।